से अगर आप किसी एक विषय में कमांड आपका है तो आप उस विषय के मास्टर हो सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। करंट अफेयर्स और जीके को लेके, जो जीके है वो बहुत ब्रॉड है। क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कितना करंट अफेयर्स लेना है, कितने महीने का लेना है, एग्ज़ाम उनका कब होगा। हेलो, स्वागत है आप सभी का रेलवे कार्निवल बाय टेक्स्ट बुक में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे आप यूट्यूब के माध्यम से पहले से जुड़े हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले MGT एजुकेशन से सुमित सर आज जुड़े हैं। तो सुमित सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेलवे कार्निवल बाय टेक्स्ट बुक में। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद और टेक्स्ट बुक पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया है, और आप लोगों से भी मिलने का और स्टूडेंट लोगों से भी मिलने का। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेलवे में वैकेंसी आई, वो चीज़ को छोड़ते हैं। एक नई चीज़ जो है रेलवे में देखने को मिली है कि रेलवे ने अब एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी एक आइडिया है कि उनका नोटिफिकेशन उन्हें कब देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम उनका कब होगा। एक टेंटेटिव मंथ, एक टेंटेटिव टाइम पीरियड उनको मिला हुआ है प्रिपरेशन के लिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पिछली जो वैकेंसी आई थी 2019 में, तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह या एग्ज़ाम कब होगा, 4-4 5-5 साल तक चलते थे। बट अब एग्ज़ाम कैलेंडर जब पास है, एग्ज़ाम की डेट पता है, तो जो प्रिपरेशन है उसकी रणनीति में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप खुद स्टूडेंट से लगातार जुड़े रहते हैं, तो उनकी रणनीति में कोई बदलाव आया एग्ज़ाम कैलेंडर आने से? बिल्कुल बदलाव आएगा, और ये बहुत अच्छा हुआ है। मतलब एसएससी की तरह ही रेलवे ने भी कैलेंडर जारी करना शुरू किया, और ये मैं ये कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स का और सभी टीचर्स का बहुत लंबा संघर्ष रहा है इसको दिलाने में। ये बहुत पहले से डिमांड रही है। मतलब हम लोग जिस भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते थे उसमें ये मांग ये भी रहती थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करो आप भी। जी। तो जब जब भी प्रोटेस्ट हुआ, चाहे एनटीपीसी को लेकर के हो या फिर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम्स और या फिर ये अभी का हो, तो हर बार ये भी डिमांड रही कि भाई आप लोग जो है कहते हो कि ये कराएंगे लेकिन कराते नहीं हो। कब कराओगे एग्जैक्टली ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो दूसरा सवाल आपका कि इससे क्या बदलाव आएगा, तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे अब एक टारगेट मिल रहा है टीचर्स को भी कि हमको 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है। और स्टूडेंट को भी एक टारगेट मिल रहा है कि उसको एक उम्मीद जग रही। पहले क्या होता था कि रेलवे का एग्ज़ाम दे दिए हैं, चलो 4 साल 5 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, कब कहाँ तब तक कोई कोई तो कुछ और शुरू कर देते थे। कुछ स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा मिल जाता था बैकग्राउंड सपोर्ट, वो तो तैयारी कर पाते थे। जो स्टूडेंट गरीब घर से आते थे, जिनके घर वाले उतना समय तक नहीं रोक सकते थे उनको तैयारी के लिए, वो कहीं ना कहीं अपना शुरू हो जाते थे जॉब करने में। तो ये अब एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाने से एक स्टूडेंट में ये कंफर्म रहेगा कि भाई हमारा ये एग्ज़ाम है, हम ये शुरू कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने बाद पेपर है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे और ज्वाइनिंग 1 से 1.5 साल में हो जाएगी। तो उसको ये पता है कि अगर हम अभी शुरू करते हैं 1.5 साल में पक्का हो जाएगा कि हमें करना है कि नहीं करना है। अब उसमें अगर नंबर थोड़ा सा अगर 1-2 नंबर से कम हो रहा है तो उसके अंदर ये रहेगा कि चलो भाई हम थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, अगली बार निकाल देंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो उसे लगेगा कि भाई हमारे लिए नहीं है, वो कुछ और ट्राई करेगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आपने सर एक बात बोली कि एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए भी एक लंबा संघर्ष रहा है, प्रोटेस्ट रहा है, और रेलवे के एग्ज़ाम प्रोटेस्ट जो है उनका सीधा संबंध रहता है। मैं खुद 2019 से रेलवे के एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। एनटीपीसी 2019 में जब आया था तो उसका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी, उसको लेके प्रोटेस्ट होता है। फिर ग्रुप डी के रिज़ल्ट के साथ साथ जो है CBT 2 को लॉन्च कर दिया था, जो नोटिफिकेशन में नहीं था। उसके बाद अभी हमने ALP में देखा, एयर रिलैक्सेशन को लेके प्रोटेस्ट हुआ। तो सर, ये रेलवे स्टूडेंट के बीच में जो प्रोटेस्ट का रिश्ता है, इसके पीछे की क्या वजह है? रेलवे क्यों परेशान करता है स्टूडेंट्स को? मैं ये कहूँगा कि इस समय रेलवे ही नहीं, यूपी में भी आप हमारे आ जाइए, हम यूपी से हैं, तो यूपी में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रोटेस्ट करना ही पड़ जा रहा है। तो और उसमें तो यूपी SSSC बहुत ज़्यादा विख्यात है फिलहाल। यहाँ रेलवे की हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब तक तो ये करते थे जो भी, लेकिन मुझे अब लग रहा है ना कि इनको भी अब अच्छे से ये पता चल गया है कि स्टूडेंट जो है वो अब चुप नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स और हाँ, और टीचर्स जो हैं वो सब में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अभी आपने देखा UPP में एग्ज़ाम में कि ये ऑनलाइन टीचर्स का ही एक पावर था कि सब लोग एक साथ 2 ही दिनों में इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए। टीचर्स लखनऊ पहुंच गए थे, स्टूडेंट इतने हज़ारों की संख्या में पहुंच गए थे, और 2 ही दिन में डिसीजन लेना पड़ गया गवर्नमेंट को। ऐसे ही रेलवे वाले में भी हुआ, पटना में आपने देखा। तो अब सबको पता है कि भैया ऑनलाइन इतना अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से टीचर स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। कुछ भी गलत होगा तो ये सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, और यही प्रेशर पढ़ करके उन्होंने रेलवे अब कैलेंडर जारी करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि मतलब होपफुल होकर के कहते हैं कि फॉलो भी करेंगे ये लोग, है ना। अगर फॉलो किए तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी बात है।
अगर ऑनलाइन ना हो, ऑनलाइन टीचर्स ना हो, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, बट उसमें समय लगता है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो डिसीजन 2-3 दिन में आया, हाँ। अगर इस लेवल पे टीचर्स जो हैं लखनऊ तक नहीं पहुंचते, स्टूडेंट्स लखनऊ तक नहीं पहुंचते, तो शायद जो चीज़ 2 दिन में हुई है उसको 2 हफ्ते 1 महीना भी लग सकता था। हाँ। तो ये एक थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अब सर बात करते हैं, वैकेंसी तो आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। आप खुद जो है अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर्स आप देखते हैं। करंट अफेयर्स और जीके को लेके स्टूडेंट खास करके जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है कि एक तो जो जीके है वो बहुत ब्रॉड है, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कितना करंट अफेयर्स लेना है, कितने महीने का लेना है। तो इस पर स्टूडेंट के बहुत सवाल आते हैं। तो सर आपकी क्या रणनीति रहती है, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं जो ऐसे ही तैयारी करवाते होंगे कि जो स्टूडेंट आया वो पहली बार ही प्रिपेयर कर रहा होगा, तो क्या रणनीति रहती है खास करके फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए? तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो तो ये समझ करके आता है कि जीके और करंट अफेयर एक ही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर स्टूडेंट बेहतर तरीके से तैयारी तब कर पाएगा जब वो करंट को अलग समझ करके चले और जीके जीएस को अलग समझ करके चले। उसे ये समझना होगा कि जीके जीएस का हमें एक प्रॉपर तरीके से ऐसा नोट्स बनाना है जो हम लॉन्ग टर्म तक रख सकें अपने पास। उसके बाद साथ ही साथ में आजकल क्या है, आज के एग्ज़ाम्स में कि डेली करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है। मतलब कि पहले क्या होता था कि मंथली मैगजीन्स आती थी, उसको लोग पढ़ लेते थे, स्टूडेंट हो जाता था काम। आजकल कंपटीशन बढ़ने की वजह से पर डे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस में क्या छोटी बड़ी घटनाएँ हैं उनको सबको ध्यान में रखकर चलना होता है। तो डेली करंट अफेयर के लिए उनको क्या करना होगा कि एक डेली हैबिट बनानी होगी न्यूज़पेपर की तरह। जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, उनको डेली का एक हैबिट बनाना होगा कि हमको ये करना ही करना है। और जीके जीएस का एक अलग तरीके से नोट्स बना करके चलना होगा शुरुआत से। उसके बाद अंत में एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए जीके का, क्योंकि पहले से थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उनको क्या चाहिए कि प्रैक्टिस सेट समय समय पर देते रहें। और फिर लास्ट का हम जीके जीएस का केवल प्रैक्टिस सेट का ही रहता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा उनका बेनिफिट होगा। और प्रैक्टिस सेट तो आप जानते हैं कि इसमें तो मोनोपोली है टेक्स्ट बुक की तो उसमें तो मतलब इनका, मैं खुद भी मतलब जब 2018 में वाले में जब लोको पायलट का दिया था तो उसमें साइको तक मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था। ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्रमोशन के लिए नहीं, टेक्स्ट बुक का। और उस समय मुझे नहीं लगता, शायद मुझे उतना हो सकता है ना पता हो, मुझे लगता है उस टाइम तो केवल एक ही यही थे टेक्स्ट बुक। तो साइको तक का एग्ज़ाम हम लोगों ने इसका भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट इसी से दिया था। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देना चाहिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, लेकिन पहले एक बार सिलेबस कवर करने के बाद। और करंट अफेयर को डेली फॉलो करने की कोशिश करें, उससे एक इंटरेस्ट बन जाता है। क्या होता है कि अगर आप सोचते हो, जैसे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम महा मैराथन ले लेंगे, लास्ट में मैराथन पढ़ लिए, ये कर लिए तो हो जाएगा, नहीं होता है वो। एक दिन पहले आप मैराथन लिए, आपको लगेगा जब पढ़ते रहेंगे टीचर बताता रहेगा, वो टीचर जब बता रहा होता है कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है, स्टूडेंट को लगता है हाँ हमें मेरा तैयार हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं। वो टीचर उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ा चुका है, करंट अफेयर डेली में, मंथली में, जैसे कि मैं ही करता हूँ, तो मेरे लिए वो आसान लग रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए नया नया डाटा है, नया नया फैक्ट है, तो वो उसी स्टूडेंट के लिए आसान होगा जब वो डेली फॉलो करके आता होगा। तो उसको अलग तरीके से लेकर पढ़ना चाहिए और इसको अलग। और अंत में प्रैक्टिस सेट का ही खेल है। सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम बचे 15 दिन 20 दिन का, खास करके केवल मॉक टेस्ट उसको कम से कम 2 से 3 बार दिन में देना चाहिए। सर 2018 में आपने एलपी का तैयारी किया था, आपने बताया कि 2018 एलपी आपने एग्ज़ाम दिया। आप जब स्टूडेंट थे और जब आप टीचर हैं, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो चेंजेस तो बहुत आए हैं, जैसे कि हम लोग जो है तैयारी जब करते थे तो हम लोग का ग्रुप था और हमने भी ज्वाइन करके छोड़ा, बाकी लोग भी जो है अभी हमारे साथ के हैं जो जॉब में हैं उसमें एलपी में। तो उसमें क्या था ना, हम लोग के अंदर एक ग्रुप था और ग्रुप में कंपटीशन रहता था, एक हेल्दी कंपटीशन, मतलब अच्छा वाला, ऐसा नहीं कि जैसे कि ईर्ष्या करते हो, ऐसा नहीं था। हम लोग का ग्रुप था और हम लोग आपस में जब भी होता एग्ज़ाम देने जाते तो बस निकलने के बाद तुरंत आपने कितना किया, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, और सब अलग अलग होते थे। तो मुझे लगता है उस टाइम पर एक चीज़ जो मैंने देखा, स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हमें इतना, हमने वहाँ अटेम्प्ट किया हुआ है, उतना स्कोर आता नहीं। हाँ, तो कभी भी ऐसा सोच करके नहीं कि वहाँ पे हम इतना करके आए हैं, या जो पड़ोसी है जो दूसरा स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा अगर करके आया है तो उसी टाइम नर्वस हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो वो ना होने पाए, वो नर्वसनेस अगर आ जाती है ना तो CBT 2 की तैयारी में दिक्कत आ जाएगी, खास करके एलपी में। जैसे प्री दे करके आए और आपका जो साथी है वो कह रहा है कि हमने तो इतना किया है
और मतलब आपसे 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा किया है, मेरा हो जाएगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंट अगर हो गए तो आप CBT2 को अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओ, क्या पता नेगेटिव मार्किंग तो है, क्या पता उसका कम हो जाए, आपका ज़्यादा हो जाए। इसीलिए कभी इस पर नहीं जाना चाहिए। ग्रुप बनाइए, ठीक है, हेल्दी ग्रुप रहे, उसमें डिस्कशन हो, लेकिन हमेशा अपना टारगेट खुद लेकर के चलिए। ये जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये ना सोचिए कि किसने कितना किया, किसने कितना नहीं किया, और उसके बाद फिर आपको कितना करना है। आपका प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है। आपका क्वेश्चन ये था कि टीचर्स और स्टूडेंट में क्या बदलाव देखने को मिला, तो उसमें ये था कि जैसे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो ठीक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे होते हैं सब वैसी उसी तरीके से सब सोचते हैं, भाई हम भी थे, कोई अलग तो थे नहीं, लेकिन पढ़ने में ये था कि ईमानदारी से पढ़ना है, इसमें कंजूसी नहीं करना है। जैसे कि ये नहीं सोचना है कि आज हमने 4 घंटा पढ़ा, आज हमने 12 बजे तक पढ़ा, या आज हमने 1 बजे तक पढ़ाई की, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि आज हमने कितना पढ़ा, कितना टॉपिक क्लियर किया, कितना कंप्लीट किया। ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है। और मुझे लगता है कि जैसे अगर आप किसी एक विषय में कमांड आपका है तो आप उस विषय के मास्टर हो सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सभी विषय में थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, लेकिन सभी विषय में चाहिए। तो स्टूडेंट और टीचर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि टीचर किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है, स्टूडेंट को सब में होना पड़ेगा। और आजकल के टाइम पर तो सभी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट से अगर थोड़ा सा कम लो तभी चलेगा, मतलब अगर नॉर्मल हो तभी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो टीचर और स्टूडेंट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है कि स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, तभी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं तो फिर। आपने एक बात बोली कि स्टूडेंट को पता हो कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वही सवाल एक जो बचपन सुनते आ रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे, तो एक्चुअल में बताइए सर कितना पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता और मैं खुद इस चीज़ को कंटिन्यू भी नहीं कर पाता हूँ कभी भी। घंटे मैटर करते हैं? घंटे मैटर नहीं करते हैं। मतलब कि मैंने कभी भी ऐसा फॉलो भी नहीं किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह सुनता हूँ कि 8 घंटे पढ़ते थे, 6 घंटे पढ़ते थे, या 4 ही घंटे पढ़ते थे। मैं इस चीज़ का पता नहीं मेरा ही आदत है कि ये सभी का होता है, झूठ बोलते हैं क्या है, लेकिन कभी ऐसा फॉलो नहीं हो पाया है कि आज 4 घंटे पढ़े और 4 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर आप कोचिंग वाला घंटा जोड़ रहे हो, अगर मान लीजिए कहीं कोचिंग ज्वाइन की हो या कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन की हो, तब भले हो सकता है कि 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन की हो, 4 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो। लेकिन अगर कहो खुद से पढ़ने का, तो कभी कभी क्या होता है कि मन लग गया बढ़िया से, 4 घंटा निकल गया, 5 घंटा निकल गया, कभी कभी मन नहीं लगा, आधे घंटे में उठ गए। सेल्फ स्टडी में उतना पॉसिबल नहीं हाँ, उतना वो नहीं, और ये घंटा मैटर भी नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जिस दिन मूड करे उस दिन आप बैठ जाओ, तो ये मत देखो दिन है कि रात है, कितने बजे खाना खाया कि नहीं खाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, कुछ मत देखो। पार्टनर अगर वहाँ डिस्टर्ब करे, उसको बोल दो जाओ भैया तुम दूसरे यहाँ खा लो, आज हमारा पढ़ने का मन है। लेकिन जिस दिन ना मन करे उस दिन ज़बरदस्ती भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बस ले करके बस बैठे हैं और किताब को लिए ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया तो मोबाइल खुल जाए बार बार, तो ऐसा भी नहीं। वैसे मतलब जब मन करे तब पढ़िए, और लेकिन जब पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। बिल्कुल सर। एक चीज़ और है, एज रिलैक्सेशन जो है वो अभी तो उन्होंने दे दिया है ALP टेक्नीशियन में। पहली चीज़ तो यही, आगे जो 2 मेजर एग्जाम बचे हैं NTPC और ग्रुप डी, उनमें एज रिलैक्सेशन के चांसेस हैं क्या? पहला सवाल तो यही है मेरा। सर बिल्कुल होना चाहिए, जब इसमें दिए हैं तो उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उतना ही टाइम पर निकाले हुए हैं वैकेंसी, और एज रिलैक्सेशन दिए हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम कैलेंडर भी दिए हैं। इस पर अश्विनी वैष्णो जी का एक बयान भी आया था कि हर साल वैकेंसी निकालने का प्लान है, ये बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन उनको ये करना चाहिए था कि पहली बार जो निकाले हैं उसमें ज़्यादा वैकेंसी निकालना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनका बस बॉर्डर एरिया पर है कि वो उनका अगली बार तक क्या पता वो उनका एज कंप्लीट हो गया रहे, वो एलिजिबल ना बचे। तो इस बार उनको क्या करना चाहिए था कि ज़्यादा देनी थी वैकेंसी। जैसे अभी मैं SSC का एग्जाम्पल लूँ, CGL की अभी आई थी कुछ 35 से 37 हज़ार की, हाँ, वैकेंसी आई थी पहली बार में, फिर अगली साल कम हुई है ना, लेकिन हाँ वो ज़्यादा आई थी। तो ऐसा इनको भी करना चाहिए था कि पहली बार में ज़्यादा वैकेंसी देते, उसके बाद हर साल आप निकालिए 5-5, 6-6 हज़ार, कोई दिक्कत नहीं। इस बार लेकिन ज़्यादा देना था वैकेंसी, क्योंकि रेलवे में 2,93,000 पद खाली हैं। पद तो बहुत खाली है। TLP में भी पिछले साल सितंबर अक्टूबर सुन रहे हैं कि 40,000 45,000 हर जगह लगे, मतलब लेकिन जो नंबर था वो बहुत बड़ा था कि इतने पद जो LP के जो है खाली हैं। और एक चीज़ वो भी आती कि रेलवे में माना जाता है कि हर साल 45 से 50,000 एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहते तो इस बार वैकेंसी पूरी वाली ना निकालते, बट एटलीस्ट 50-60% वैकेंसी रिलीज कर सकते थे। अब पता नहीं क्यों नहीं निकाली, मुझे तो ये लगता है बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकालना था, चुनाव भी लगा था, इसी बहाने थोड़ा और हो जाता, लेकिन जो भी है। एग्जाम कैलेंडर के पीछे की वजह भी कहीं चुनाव तो नहीं है? ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और लेकिन कहीं ना कहीं अब वही बात जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात किया कि अब उनको भी समझ में आ गया है, गवर्नमेंट है या मंत्री हैं जो भी, उनको सबको समझ में ये आ गया है कि भाई स्टूडेंट और टीचर्स में अब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि कुछ भी अगर जो हम कहें हैं अगर उससे मुकरेंगे तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, साथ आएंगे और प्रोटेस्ट इतना भयंकर करेंगे कि सारे मुद्दे दब जाएंगे, यही मुद्दा सबसे ऊपर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो सिर्फ क्लासेस तक नहीं, जमीन पर भी साथ है हर मुद्दों को लेकर। उसका ही कहीं ना कहीं मैं खुद इफेक्ट देख रहा हूँ कि खुद रेल मंत्री जी जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, राज्यसभा में जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब भी दिया जा रहा है कि ये कितनी वैकेंसी खाली हैं, कितने पद खाली हैं, कितने भरे गए, तो सारे जवाब भी दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वही वजह है, एक तो जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड, और जिस तरह से टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम से निकल के बाहर जो है स्टूडेंट्स के लिए ज़मीन पर सड़क पर जो है वो आ रहे हैं, तो ये इसका इफेक्ट है। एज रिलैक्सेशन को लेके अभी भी हमने पूछा था सर, एज रिलैक्सेशन से बोला कि बहुत से स्टूडेंट जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगी, जिनको रिलैक्सेशन के बाद भी जो है हो सकता हो एक ही अटेम्प्ट मिले। और कहीं ना कहीं मैं जितना मेरा रिसर्च कहता है, जितना मैं स्टूडेंट जुड़ता हूँ, कि हर स्टूडेंट जो यही सोच के आता है कि एक तो अटैम्प्ट तो मिल ही जाएंगी, इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। जो लोग का ये पहला और आखिरी अटैम्प्ट है, जो 5 साल से 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं जैसे मान लो अगर उन्होंने इस साल 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो रिलैक्सेशन या तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉलिसी भी आ सकता है कि रिलैक्सेशन को कुछ साल तक कंटिन्यू किया जाए, भले ही कम कर दें, 5 की जगह 3 कर दें, 2 कर दें, तो ऐसा कुछ चांसेस हैं? सर इनको करना तो चाहिए, एटलीस्ट 1 साल और, मतलब अगली बार के लिए एक बार और चांस जरूर देना चाहिए। जैसे इस बार 3 साल का बढ़ाए हुए हैं, अगली बार भी 3 साल का बढ़ा करके एक बार मौका जरूर दें, 3 साल या 4 साल बढ़ा करके अगली बार भी एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, कम से कम तो अगली बार। तो क्योंकि अभी ये पिछले 3 से 4 साल, और इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा कि इस चीज़ को, कि अगर हम 3 साल नहीं निकाल रहे हैं तो अगली बार जो भी वैकेंसी निकालें उसमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि एज रिलैक्सेशन तो देना ही देना है, साथ ही साथ कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि वो स्टूडेंट जो 3 साल उधर मेहनत किया, बेरोजगार होकर के पढ़ाई कर रहा था, उसका खर्च कहाँ से आएगा। हाँ, मतलब आप सोचिए कि ये बहुत बड़ा इशू है कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इलाहाबाद में, और हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, हम लोग भी जीरो से ही उठे हैं। तो ये चीज़ें रहती थी कि अभी यार किराया देना है, अभी इस चीज़ का है, ये किताब लेनी है, तो एक एक चीज़ें सोचना पड़ता है स्टूडेंट को। तो खास करके प्रयागराज एरिया में जो स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत ही, उनका बैकग्राउंड जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये जो 3 साल 4 साल आपने गैप किया, वैकेंसी नहीं निकाली, वो 3 से 4 साल अगर स्टूडेंट सर्वाइव करता, उसमें से मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 30 से 40% लोग ही, स्टूडेंट ही वहाँ रुक पाते हैं, बाकी लोग घर बुला लिए जाते हैं। बहुत बहुत कम ही हैं जो वहाँ पर रुक पाते हैं, सबको बुला लिए, महंगाई इतना बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ ना ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि 1000 ही या 500 ही अगर ऐसे छात्रों को देना शुरू कर दें, स्कॉलरशिप टाइप, हाँ स्कॉलरशिप टाइप का भी, या स्टाइपेंड बोल, हाँ स्टाइपेंड, बेरोजगारी भत्ता भी कह सकते हैं कि, और उसमें भी रूल लगाएं, ऐसा नहीं कि उसका कोई गलत उपयोग करे। जैसे आप कोई डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा ले करके जब आप पास आउट होते हो, तो एक ये रहे कि भाई 3 साल तक आपको तैयारी का मौका मिले, और 3 साल तक सरकार जो है वो कुछ ना कुछ 500 या 1000 उस स्टूडेंट को दे, मंथली दे, बहुत ज़्यादा भी ना दे, नहीं तो उसी पे डिपेंड हो जाएंगे। 500 या 1000 इतना दे, एटलीस्ट अपना स्टडी मटेरियल वो जुगाड़ पाए। मतलब हाँ, मतलब उनको घर से भी, मैं मानता हूँ 500-1000 में कुछ होगा नहीं, लेकिन उनको एक उम्मीद रहेगी ना कि सरकार इतना दे रही है और 3 साल हम पढ़ेंगे तब तक देगी, अगर इतना थोड़ा सा हमारे घर से अगर मिल जाएगा, थोड़ा सा हम व्यवस्था कर लेंगे, 3 साल तक मौका है तो हम निकाल सकते हैं जॉब। ये भी करना चाहिए एक, मतलब इस पर थोड़ा, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल टेंशन रहता है वो हट पाएगा, और फोकस। मतलब अभी क्या है ना, अभी तो ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ये भी नहीं पता है होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो पता लग रहा है कि एज ही हमारी निकल गई है, उसके बाद फिर घर वाले कब बुला लें, बाकी घर से और भी टेंशन। तो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं लड़ रहा होता है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहा होगा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद फिर और भी प्रेशर, इधर गांव में जाओ तो सब ताना मारेंगे आसपास वाले की, ये क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, गांव वालों को। और दूसरी बात ये कि जब वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट, तो मीडिया में सब जगह चिल्ला कर बोलती है इतने लाख भर्ती कराए, उतने लाख भर्ती कराए। गाँव वालों को जो आसपास पड़ोस वाले, उनको तो यही पता लगेगा भाई इतनी भर्ती निकल रही है, इतनी तुम्हारा क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं देख रहे सच्चाई को, फाइनल नहीं हो रही भर्ती, या फिर निकल रही है तो उसमें जो प्राइवेट पा रहे हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, जो स्वरोजगार हो रहे हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो इन सबको चीज़ों को देखना होगा कि एक स्टूडेंट पे क्या बीतती है, उनको चीज़ों को समझना होगा, ये बहुत बड़ा इशू है।
सर जैसे आपने बोला कि बहुत से स्टूडेंट जो है बीच में ही छोड़ देते हैं, उम्मीदें उनकी टूट जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रेशर होती है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जैसे और ख़ास करके जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं जो फाइनेंशियल तौर पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एक सर चीज़ और होती है जो फाइनेंशियल तौर पे ठीक ठाक हैं, जो मौका दे सकते हैं 1 साल 2 साल और अपने आप को, बट कहीं ना कहीं वो लोग जो है छोड़ देते हैं। मतलब सीधा अगर मैं रिएक्शन बोलूँ, रेलवे में तो कुछ नहीं होना, चलो इसकी तैयारी करते हैं, स्टेट एग्ज़ाम तैयारी करते हैं। तो क्या रेलवे के स्टूडेंट्स का भी कोई प्लान बी होना चाहिए या होता है? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे कि जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, जैसे मैं जीके पढ़ा रहा हूँ या करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर ये मेरे एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये मेरे एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं है, ये नहीं है, ये है कि नहीं है। कोई भी इवेंट हुआ, जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप होता है, कुछ भी होता है, तो अब बताइए कौन सा एग्ज़ाम है जो उस वर्ल्ड कप को नहीं कवर करेगा। हाँ। वो सबके लिए है। ऐसे ही जो स्टूडेंट होते हैं ग्राउंड लेवल पर, कहने को तो भले कह दें कोई कि हम इस खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, कि वो सभी एग्ज़ाम जिसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, सभी फॉर्म डालते हैं और एग्ज़ाम आता है तो भरपूर तैयारी भी करते हैं। बहुत ही ऐसे बिरले स्टूडेंट होते हैं जो किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ लिए तो कहे कि और कोई फॉर्म नहीं डालेंगे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर के कोई कहे तो 80% लोग यही कहेंगे, 80 से 90%, कि भाई जिसके लिए, हाँ ऐसा हो सकता है जैसे कि कुछ लोग हैं कि वो जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं या फिर बीटेक वगैरह किए हैं, तो वो जेई का देख रहे हैं, जेई का या यही का देख रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि हम चलो CHSL नहीं डाल रहे हैं या हम टेस्ट नहीं डाल रहे हैं, कांस्टेबल नहीं डाल रहे हैं। लेकिन उनके आसपास के जो एलिजिबिलिटी है वो सब वो डालेंगे, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लेवल की वो सब डालेंगे। तो ऐसा होता है। तो बी प्लान तो सबका रहता ही है, पहले से कोई ना कहे। हाँ, एक टारगेट मेन होता है जिस पर फोकस रहता है, जो एक विजन, जो एक मतलब कि एक टारगेट होता है कि ये हमें करना है, ये पाना है, और बाकी सब बी प्लान लेकर सभी स्टूडेंट चलते हैं। सब पर्याप्त बुद्धिमान है कि भाई एक के पीछे रहेंगे तो वैकेंसी आई कि नहीं आई, और होगा भी तो फेयर तरीके से होगा कि नहीं। इसलिए स्टूडेंट को भी बी प्लान लेकर चलना चाहिए, और ये भी नहीं मानना चाहिए कि अगर ये इतिहास है तो ये अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ये केवल इसी एग्ज़ाम पे है। अगर वो आपके एग्ज़ाम का लेवल का है, मतलब जैसे एक लेवल, 2 ही लेवल होते हैं हमारे हिसाब से, एक 10+2 लेवल, एक ग्रेजुएशन के लेवल, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल का अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो ग्रेजुएशन लेवल के सभी एग्ज़ाम के लिए उनको पढ़ना चाहिए ध्यान से। और अगर 10+2 लेवल का पढ़ा रहा है टीचर, तो 10+2 के सभी एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल है। उसमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये हमारे पूछा जाएगा कि नहीं है, हमारे पूछा जाएगा कि नहीं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। आपने शुरू में ही मेंशन किया कि टेस्ट सीरीज़ लगाने के, टेक्स्ट बुक के साथ खुद जो है लाखों बच्चे जो है टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, वैकेंसी कम हो रही है, तो उस दौर में मॉक टेस्ट जो हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, उनका इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रहा है और कितने इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट आज की डेट में? सर आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया, जो सब्जेक्ट जीके का होता है, तो जीके या मैथ, रीजनिंग तीनों एक ही सेगमेंट में रखते हैं। ये सभी समझ लीजिए एक प्रकार से स्टैटिक चीज़ है, ये एक ही बार पढ़ना है। और करंट अफेयर मान लीजिए अपडेट होता रहता है, ठीक है। अब इसका एक बार अच्छे से पढ़ लिए, अगर आप मैथ में भी, जीके में भी और रीजनिंग में भी अच्छे से अगर एक बार चैप्टर्स क्लियर कर लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। करंट अफेयर भी साथ साथ चलता रहे। अब इसके बाद फिर लास्ट में बचता है मॉक टेस्ट। अब जितना मॉक टेस्ट में जो भी स्टूडेंट अपने अंदर धार बढ़िया से क्रिएट कर लेगा, वही आगे बाजी मार जाता है। क्योंकि सबको पता है कि भाई सभी लोग वो सब्जेक्ट एक बार क्लियर कर लिए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट उनके क्लियर हैं। तो अब जो मॉक टेस्ट में जो कर लेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना, आपको कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नॉलेज जो है वो उस टाइम पीरियड में काम आ रहा है कि नहीं, अप्लाई कितना हो रहा है। 90 मिनट में अगर टाइम मिल रहा है तो 90 मिनट में आप वो अपना नॉलेज दिखा पा रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट। वो चीज़ें कैसे आएगी, मॉक टेस्ट देने के बाद। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा सॉल्व होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतने में ही। और आप मतलब हमेशा से सुनते हैं बड़े उसमें कि जैसे कि एक बहुत ही फेमस है रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा है अभी इंसिडेंटली, लेकिन वही कि किसी एक प्रकार के वार को 1000 वार को ना तैयार करो, एक वार को 1000 बार प्रैक्टिस कर लो अगर, तो वो सबसे ज़्यादा परफेक्शन आता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सवाल लगाओ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, तो लगातार सॉल्व करो और वो टाइम पीरियड और टाइम लगा करके सॉल्व करो। और ख़ास करके मैं तो यही कहूँगा कि जितना टाइम दिया गया हो उससे 5 मिनट या 7 मिनट कम मान करके चलो, क्योंकि उतना वो वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल में उतना प्रेशर आ जाता है
वो 5 से 7 मिनट कब आगे निकल जाता है तो पता नहीं चलता। यहाँ आप जैसे मान लीजिए आप 90 मिनट का टाइम मिल रहा है और 90 मिनट में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, रफली 135 स्कोर कर रहे हो आप, तो आपको ये मानकर चलना है कि वो 135 स्कोर जो है अगर लाना है तो यहाँ पर 85 मिनट में करिए या 82 मिनट में करिए। तो ये एक मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट के बिना तो फिर संभव ही नहीं है आज के टाइम पर कि आप सोचो कि केवल पढ़ करके जाएं तब होगा, तो नहीं हुआ। सही समय क्या है मॉक टेस्ट लगाने का? कितने, जैसे जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से कितने पहले लगानी चाहिए, या कितना सिलेबस कंप्लीट होने का मॉक टेस्ट लगा लेना शुरू कर देना चाहिए, या पूरा सिलेबस पहले ख़त्म कर लें? सही वक्त क्या है मॉक टेस्ट लगाने का? सर सही वक्त मेरे हिसाब से तो 70% जब सिलेबस कवर हो जाए तब शुरू कर देना चाहिए। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का भी इंतजार करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे तो लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि उतना स्कोर आएगा नहीं, फिर आपको यही लगेगा कि भाई हमारे बस का है, मेरा बस का ही है। तो 70% जब सिलेबस कवर हो जाए तब शुरू कर देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना चाहिए। मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह में भी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा करके 2 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए एग्ज़ाम टाइम पर 2 मॉक टेस्ट पर डे बहुत ज़्यादा करके, और अगर एग्ज़ाम टाइम नहीं है तो 1 मॉक टेस्ट पर डे लगाना ही चाहिए कम से कम, और अगर 70% आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। और 2 मॉक टेस्ट से ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, और जो 2 मॉक टेस्ट लगाओ उसका आप एनालिसिस जरूर करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मतलब अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो फ़ायदा क्या होगा मॉक टेस्ट लगाने का? मॉक टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप वो चैप्टर पहले देखो, उसको क्लियर कर लो, तो अगला मॉक टेस्ट में वो ना गलत होने पाए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट यही करते हैं कि मॉक टेस्ट उन्होंने देखा एक और देखा उसमें मेरा 100 स्कोर हो रहा है, हाँ, बस। तो उन्होंने देखा नहीं कि 100 क्यों स्कोर हो रहा है, वो फिर से लगाते हैं और फिर 100 से 101 हो जाएगा, 98 रह जाएगा, 98 बट वो देखते नहीं कि कम क्यों रह रहा है। हाँ, ये नहीं देखते, वो ये करना चाहिए। मतलब जो एनालिसिस दिया भी जाता है और बहुत अच्छा दिया जाता है, टेक्स्ट बुक का मैंने देखा है, तो जो एनालिसिस दिया जाता है उसको देखना चाहिए। खुद थोड़ा सा आजकल ना कि मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज होना। आजकल हर जगह स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है, क्रिकेट से लेकर के हर जगह हो रहा है, एक एक बॉल कहाँ पर कैसे फेंकनी होती है, हर चीज़ का स्ट्रेटजी बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट को समझना चाहिए कि उसका ये पोर्शन कमज़ोर है, ये चैप्टर कमज़ोर है, अगर उस चैप्टर को पहले आप तैयार कर लो, फिर अगली बार बैठो मॉक टेस्ट में, तो उससे स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तब बस आप दिखाने के लिए कर रहे हो कि कौन सा कितना आया स्कोर, या फिर मन बहलाने। कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता था, जैसे ना आदत पड़ जाती, मज़ा आने लगता है। 2 बार मॉक टेस्ट सॉल्व किए, चलो यार जब भी खाली टाइम मिला चलो यार आप लगाते हैं, अब की बार कितना आया, फिर उसके बाद कम हो जाता है पता लगेगा। तो ये ऐसा होता है स्टूडेंट में कि मज़ा आने लगता है, तो फिर सोचेंगे कि लो मॉक टेस्ट ही, खाली समय मिला मॉक टेस्ट, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में मॉक टेस्ट। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो सर जाते जाते स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहेंगे रेलवे के, खास करके जो नए स्टूडेंट है? रेलवे स्टूडेंट के लिए यही कहेंगे भैया देखो, हम लोग के टाइम तो पंचवर्षीय योजना चलती थी अब आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर साल से 1.5 साल में वैकेंसी पूरी क्लियर हो रही है। तो अगर अभी बढ़िया से मन लगा दिए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 2 महीने के लिए गुप्त हो जाओ, देश दुनिया से सब जगह से गुप्त हो जाओ 2 महीने के लिए, चाहे रेंट पर ले करके या फिर किसी स्टूडेंट या किसी दोस्त साथी कहीं से भी उधार लेकर के पैसे रहने पड़े, रहो 2 महीने के लिए गायब हो जाओ सबसे, सोशल मीडिया, घर वाले, फ़ोन सब गायब। 2 महीने लग करके जुट जाओ पढ़ाई में। अगर 2 महीने मन लगा करके जुट गए तो समझ लो कि आपकी लाइफ बन जाएगी। और रियलिटी यही है, मैंने भी अनुभव किया हुआ है, जब आप कुछ होते हो तभी दुनिया पूछती है, नहीं तो कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल सर। और यूपी बिहार में तो खास करके नौकरी है सरकारी दुनिया पूछेगी, और नहीं तो नहीं पूछेगी। यहाँ पर आप क्या हो नहीं मायने रखता है, क्या थे नहीं मायने रखता है, आगे क्या बनने वाले हो ये मायने रखता है। तो आपको वो चीज़ें आपको पूरा झोंक देना है 2-3 महीने। और यही एक मतलब इतना अच्छा तरीका है सर, ये आप सोचिए कि कोई एक स्टूडेंट जो कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई नहीं पहचान रहा है, कोई नहीं इज्जत दे रहा है, लेकिन वो 2-3 महीने अगर जम करके अपने ऊपर फोकस कर दे, 2 महीने बाद अगर जॉब निकाल लेगा 3 महीने बाद, मतलब ये नहीं कह रहा है कि 3 महीने में वैकेंसी क्लियर हो रही है, इसको मत लीजिएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 महीने 3 महीने में जमकर मेहनत कर दिया और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर दिया, आने वाले समय में 1.5 साल में अगर वैकेंसी क्लियर हो गई, इसका हो गया, समझ लीजिए उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। सब उसको तवज्जो देने लगेंगे, इज्जत देने लगेंगे, उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि मैं वही हूँ जो पहले था, कोई नहीं पूछता था, है ना। तो ये बदलाव आता है समाज में, सब ये है, कड़वा है लेकिन सच्चा है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और यहाँ पर रेलवे कार्निवल में आने के लिए, और ऐसे ही स्टूडेंट्स को आप मार्गदर्शन देते रहिए।
ताकि उनको ही सफलता मिले। थैंक यू सर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी। मन ही नहीं कर रहा है सेशन को ख़त्म करने का। मतलब हम लोग प्लान नहीं किए थे कितना लंबा खींचेगा, लेकिन बात करते करते ये मुद्दे ही ऐसे आ गए जो बिल्कुल। दिल से जुड़े हुए। 5 साल की सारी बातें जो है वो सेशन में आ गई इसलिए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मौका भी थैंक देने यू के सो लिए। मच सर। तो हमारे साथ सुमित सर जुड़े थे जिन्होंने रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर कई मुद्दों पर अपने विचार रखे, और आपके जो सवाल थे, आपकी जो बातें थी, वो मैंने अपने माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से सुमित सर से डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।